जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने जो पहला चैप्टर था उससे संबंधित क्वेश्चन कर चुके थे, पर्यावरण और पारिस्थितिकी से। आज हम दोस्तों जैव विविधता से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे, बायोडायवर्सिटी से। और पर्यावरण संरक्षण के जितने भी बैठक वगैरह हुआ है दोस्तों, जो वर्ल्ड लेवल पर पर्यावरण के को लेकर के कौन कौन सी मीटिंग, कौन कौन सा बैठक हुआ है, उससे संबंधित क्वेश्चन को करेंगे। और पर्यावरण को मतलब दोस्तों बचाने के लिए किस किस प्रकार का स्टेप या कदम उठाया गया है वर्ल्ड के द्वारा या दुनिया दुनिया के द्वारा हमारे विश्व में, तो वो उससे संबंधित क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों ये कि जैव विविधता क्या होता है, या तो बायोडायवर्सिटी क्या होता है। बायोडायवर्सिटी मतलब क्या होता है? भिन्नता। विविधता का मतलब क्या होता है? भिन्नता। अगर हम विविधता की बात करें दोस्तों, तो विविधता का मतलब क्या होता है? भिन्नताएं। क्या होता है? भिन्नताएं। मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रकार की क्या होता है? भिन्नताएं पाया जाता है। क्या होता है? भिन्नताएं पाया जाता है, जिसको हम वेरिएशंस भी कह सकते हैं। वेरिएशंस। वेरिएशंस, बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। तो वेरिएशन का मतलब, कहने का मतलब क्या है दोस्तों? हमारे दुनिया में या पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के जीव है। क्या है? अनेकों प्रकार का जीव जंतु हैं, जो अलग अलग प्रजाति के होते हैं। जैसे कि अगर हम सिर्फ चींटी की बात कर लें, तो चींटी में लगभग दोस्तों 20,000 से अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं। चींटी में क्या है? लगभग 20,000 से अधिक अधिक 20,000 से भी अधिक प्रजातियां सिर्फ चींटी में है। सिर्फ क्या है? चींटी में इतनी प्रजातियां पाई जाती है, 20,000 के आसपास प्रजातियां पाई जाती है। और अगर हम कीट पतंग की बात करें, अगर हम दोस्तों कीट पतंग की बात कर दें या बीटल्स की बात करें, कीट पतंग का क्या मतलब दोस्तों? बीटल्स। बीटल्स, कीट पतंग की या तो बीटल्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें लगभग क्या है? 3 लाख से अधिक प्रजातियां हैं। क्या है? 3 लाख से अधिक प्रजातियां पाया जाता है सिर्फ कीट्स में। और अगर मछली की बात करें दोस्तों, तो मछली में लगभग दोस्तों 28,000 के आसपास प्रजातियां पाई जाती है। इसमें लगभग 28,000 से के आसपास प्रजातियां पाई जाती है। प्रजाति बहुत सारे प्रकार के क्या होता है? जीव पाए जाते हैं। सिर्फ अगर हम एक समूह की बात कर लें, सिर्फ चींटी समूह की बात करें, तो उसमें 20,000 से लगभग क्या है दोस्तों? अलग अलग प्रजातियां हैं। तो बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या हुआ हमारा? कि भिन्नताएं, यानी कि मैच नहीं करेगा वो एक चीज। अलग अलग प्रकार का क्या होता है? जीव होता है। क्या होता है? अलग अलग प्रकार का जीव होता है। अगर दोस्तों डायवर्सिटी की बात करें, तो डायवर्सिटी मुख्य प्रकार से हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? एक जेनेटिक डायवर्सिटी। जेनेटिक का दोस्तों हम लोग पढ़ चुके पहले भी। जेनेटिक का मतलब क्या होता है? जो अपने माता पिता का गुण होता है, वो हूबहू अपने बच्चों में, उनके बच्चों में ट्रांसफर होता है। तो वो क्या कहलाता है? जेनेटिक बायोडायवर्सिटी कहलाता है। दूसरी बायोडायवर्सिटी की बात करें दोस्तों, तो वो क्या होता है? स्पीसीज बायोडायवर्सिटी। स्पीसीज क्या होता है? स्पीसीज। स्पीसीज बायोडायवर्सिटी यानी कि दोस्तों ये प्रजाति पर डिपेंड करता है, यानी कि प्रजातियों में विविधताएं, जातियों या प्रजातियों में विविधताएं। और एक तीसरा क्या होता है दोस्तों? एक क्या होता है? यानी कि पारितंत्र या इकोलॉजिकल, जिसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी या तो पारितंत्र बायोडायवर्सिटी। तो ये अनेक प्रकार के क्या है? प्रजातियां पाई जाती है। तो अब हम दोस्तों क्वेश्चन करेंगे, और कंसेप्ट को दोस्तों जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे हम कंसेप्ट को देखते चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा आज का? कि अंडमान टील जंतुओं की प्रजाति की किस श्रेणी का उदाहरण है? अंडमान टील। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अंडमान हम क्या जानते हैं? अंडमान निकोबार हमारा जो है भारत का जो सबसे निचला हिस्सा होता है, वो हमारा क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें दोस्तों, तो भारत का क्या है? हमारा ये निचला हिस्सा होता है अंडमान निकोबार। तो यहाँ पे खास जाति की, यानी कि खास क्या जगह का नाम है ये? खास क्या है? जगह का नाम है। और बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं दोस्तों कि उसके जगह के नाम से ही जाना जाता है। क्या होता है? उसके जगह के नाम से ही जाना जाता है। तो वो अंडमान टील की बात कर रहा है। अंडमान टील यानी कि ये टील जो जीव है, वो सिर्फ और सिर्फ अंडमान निकोबार में ही पाया जाता है। क्या होता है? अंडमान निकोबार में ही पाया जाता है। यानी कि ये टील क्या हो गया? स्थानीय हो गया, क्योंकि ये सिर्फ उसी जगह में पाया जा सकता है। तो अंडमान टील क्या हो गया? एक स्थानीय प्रजाति है। क्या है?
स्थानीय प्रजाति श्रेणी का उदाहरण है। तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए दोस्तों, अगर मैंग्रोव वन की बात करें तो मैंग्रोव वन कब हमारा बनता है? मैंग्रोव वन हमारा कब बनता है? मैंग्रोव वन हमारा कब पाया जाता है दोस्तों? देखिए, ये हमारा क्या हो गया, मान लीजिए ये समंदर है, ये सारा का सारा क्या है, समंदर है। तो जब ज्वार भाटा आता है दोस्तों, तो ज्वार भाटा आने के बाद क्या होता है, बहुत सारी मिट्टी को ये उधर यानी कि पानी को लेके जाता है उधर, और वहां पे दोस्तों ये मिट्टी का जो क्षेत्र होता है दलदल कर देता है। क्या कर देता है? दलदल कर देता है। या तो दोस्तों बहुत सारे जो नदियां आता है, बह बह करके आता है, तो यहाँ पे मुहावने पर, नदी के मुहावने पर क्या कर देता है, डेल्टा बनाता है। मुहावने पर क्या बनाता है, डेल्टा का निर्माण करता है। तो वो डेल्टा जो मिट्टी का स्वरूप होता है दोस्तों, या जो दलदली मिट्टी ज्वार भाटा से प्रभावित होकर के बनता है दलदली मिट्टी, वो क्या कहलाता है, मैंग्रोव वन कहलाता है। यानी कि नमी वाला क्षेत्र। क्या होता है? नमी वाला क्षेत्र। नमी वाला क्षेत्र वो क्या कहलाता है, हमारा मैंग्रोव वन कहलाता है। क्या कहलाता है? मैंग्रोव वन कहलाता है। तो विंध्य पर्वतीय क्षेत्र। तो पर्वतीय क्षेत्र की बात करें दोस्तों, तो विंध्य हमारा क्या होता है, भारत का ये बीचों बीच जो मध्य प्रदेश होता है, यहाँ पे हमारा क्या है, विंध्याचल पर्वत है। यहाँ पे क्या है, विंध्याचल पर्वत है। तो ये विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाया जाता है? बिल्कुल नहीं। थार मरुस्थलीय क्षेत्र, तो ये दोस्तों थार हमारा रेगिस्तान होता है। तो क्या सूखे क्षेत्र में, ये तो यहाँ रेगिस्तान में तो सिर्फ बालू ही बालू होता है। तो क्या ये हमारा मैंग्रोव वन हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंग्रोव वन होने के लिए नमी वाला क्षेत्र चाहिए, दलदली क्षेत्र चाहिए। ज्वार भाटा से प्रभावित तटों में यानी कि समुद्र के तट के किनारे या तो नदी के तट के किनारे। तो ये हमारा यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा आईपीबीईएस का सही पूर्ण रूप है? आईपीबीईएस का सही पूर्ण रूप है, सही पूर्ण रूप है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम आईपीबीईएस का फुल फॉर्म की बात करें, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटर गवर्नमेंटल साइंस साइंस पॉलिसी साइंस पॉलिसी साइंस पॉलिसी ऑन बायोडाइवर्सिटी बायो बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी एंड इको सिस्टम इको सिस्टम सर्विसेज सर्विसेज सर्विसेज। तो ये क्या होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो इंटरनेशनल साइंस सॉरी इंटर गवर्नमेंटल साइंस, ये क्या दर्शाता है, ये आई को दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है, आई को, और पॉलिसी से पी को दर्शाता है, और बायोडाइवर्सिटी को से यहाँ पे बी, बायोडाइवर्सिटी से क्या दर्शा रहा है दोस्तों, यहाँ पे बी को दर्शा रहा है, और इकोसिस्टम से ई को दर्शा रहा है, और एस से क्या दर्शा रहा है, एस को दर्शा रहा है। यानी कि IPBES इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो देखिए दोस्तों, अब हम दोस्तों ऑप्शन को देखते हैं। इंटर गवर्नमेंटल, गवर्नमेंटल यहाँ पे भी है, यहाँ इंटरनेशनल है, नहीं होगा। इंटर गवर्नमेंटल ये हो सकता है। ये दो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, कट गया। क्या हुआ, कट गया। अब यहाँ पे दोस्तों तुरंत यहाँ पे हमारा क्या है, साइंस आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया, प्लेटफॉर्म दिया गया है। क्या दिया गया, प्लेटफॉर्म दिया गया है। तो पॉलिसी प्लेटफॉर्म यहाँ पे छूट गया दोस्तों, पॉलिसी प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे पॉलिसी प्लेटफॉर्म यानी कि ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से दो क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल है? यानी कि देखिए, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट क्षेत्र है, बायो यानी कि जैव विविधता वाला, यानी कि दोस्तों जहाँ पे अधिक से अधिक भिन्नताएं पाया जाएगा, जहाँ पे क्या होगा, अधिक से अधिक भिन्नताएं पाया जाएगा, यानी कि वहां पे अलग अलग किस्म के जीव पाए जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर हम जैव विविधता की बात करें दोस्तों, तो जो हमारा दोनों घाट है, ये देखिए, ये दोनों घाट है हमारे भारत के, जो दोनों घाट होते हैं दोस्तों, वो हमारे क्या कहलाते हैं, जैसे कि देखिए, ये हमारा बंगाल की खाड़ी हो गया,
ये क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी, ये हमारा क्या हो गया, अरब सागर हो गया। ये क्या हो गया, अरब सागर हो गया, अरब सागर। और नीचे हमारा क्या दोस्तों, हिंद महासागर है। क्या है भारत के नीचे, हिंद महासागर है, हिंद महासागर। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा तटीय क्षेत्र हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा तटीय क्षेत्र हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, तटीय क्षेत्र हो गया। लेकिन जो यहाँ पे हमारा क्या है दोस्तों, ये पश्चिमी घाट का पर्वत है, और यहाँ पे हमारा क्या है, पूर्वी घाट का पर्वत है। तो ये पश्चिमी घाट का जो इधर का क्षेत्र है दोस्तों, ये पश्चिमी घाट का क्षेत्र, और पूर्वी हिमालय का इधर का जो भाग है, इधर का भाग है, यहाँ पे दोस्तों दो हमारा क्या है, हॉटस्पॉट, जो मुख्य हॉटस्पॉट के नाम से जाना जाता है। कृष्णा नदी वन्य जीव अभयारण्य और कोलेरू पक्षी अभयारण्य बिल्कुल नहीं। पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, यानी कि यहाँ पे दोस्तों बी नंबर का क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों, उड़ीसा में है ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है दोस्तों, ये आसाम में है। ये कहाँ पर है, आसाम में है। वन जैव विविधता संस्थान IFB देश में स्थित है। अगर वन जैव विविधता की बात करें दोस्तों, वन जैव विविधता की बात करें तो ये कहां पर है, हैदराबाद में है। कहां पर है, हैदराबाद में है। और ये देखिए तो ये क्या, कहां कब वन जैव विविधता कहां पर है दोस्तों, हैदराबाद में है। कहां पर है, हैदराबाद में है। और हैदराबाद में दोस्तों इसकी स्थापना कब हुआ है, 1997 में हुआ है। कब हुआ है, 1997 में हुआ है। तो यहाँ पे डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। संरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण की बात करें दोस्तों, तो वो हमारा क्या होता है, सतत विकास के अध्ययन स्थल, यानी कि सतत विकास के अध्ययन स्थल, यानी कि लगातार वहां पे क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। तो वो हमारे आरक्षित आरक्षित क्षेत्र कहलाएंगे, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, यानी कि जिसके अंदर में वो आरक्षित होगा और वहां पे विकास लगातार होता रहता होगा। विश्व की सबसे बड़ी सेल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है, किस समुद्र में स्थित है, तो वो हमारा कहां पर है दोस्तों, कोरल सागर में है। कहां पर है, कोरल सागर में है। सेल भित्ति प्रणाली का क्या मतलब है दोस्तों, सेल भित्ति प्रणाली की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, जो मूंगे की चट्टाने होते हैं, मूंगे क्या होता है दोस्तों, मूंगे की जो चट्टाने होता है। अब मूंगे क्या होता है दोस्तों, मूंगे की बात करें तो जो समुद्र में बहुत सारे छोटे छोटे सीपियां या मोतियां पाया जाता है, तो वही सीपियों से बना हुआ जो चट्टाने होता है, वही सेल भित्ति प्रणाली कहलाता है। तो कोरल सागर में क्या है, वो स्थित है। बायोडायवर्सिटी किसे संदर्भित करती है, किसे संदर्भित करती है, तो ठोस कचरे का पुनर्चक्रण के लिए बिल्कुल नहीं। पृथ्वी पर जीवन की विविधता, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्यों सही दोस्तों, बायोडायवर्सिटी का ही मतलब होता है कि भिन्नताएं। क्या होता है, भिन्नताएं। तो हम क्या जानते हैं, पृथ्वी पर बहुत सारे जीव हैं जो अलग अलग प्रजाति के पाए जाते हैं, यानी कि एक ही जीव के प्रजाति की बात करें तो उसमें भी अलग से अलग बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। तो वो क्या होता है, विविधताएं होता है। जैव विविधता क्या उल्लेख करता है, तो सेम क्वेश्चन है दोस्तों, किसी क्षेत्र के संपूर्ण प्रजाति को प्रजाति को करता है। बिल्कुल सही दोस्तों, क्या करता है वो, प्रजाति को। यहाँ पे हम क्या जानते हैं, जो विभिन्न जब प्रकार के स्पीसीज को या जाति को डिनोट करता है, वही तो होता है। क्या होता है, वही तो होता है जो जातियों को जो दर्शाता है। तो यहाँ पे जातियां हैं, पारिस्थितिकी दोस्तों ये इकोसिस्टम है, ये तो बायोडायवर्सिटी हमारा नहीं हो सकता है। ये तो हमारा इकोसिस्टम हो गया। क्या हो गया, इकोसिस्टम, जिसमें सजीव और निर्जीव दोनों शामिल होता है, वो हमारा पारिस्थितिकी कहलाता है। किसी क्षेत्र के संपूर्ण जीन्स, जीन्स बिल्कुल नहीं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे दोस्तों कथन क्या बोला गया है, असत्य है। इसका मतलब ये हुआ, असत्य का मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे चार ऑप्शन है, चार में से तीन ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, सत्य होगा। चार में से तीन क्या होगा, सत्य होगा। और जो असत्य होगा वही हमारा क्या होगा, गलत होगा। वही क्या होगा, गलत होगा। मैंग्रोव जैव विविधताएं को बनाए रखता है, बिल्कुल दोस्तों। अगर मैंग्रोव वन की बात करें तो हमने क्या देखा, जो तटीय क्षेत्र में वन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, मैंग्रोव वन कहलाता है। तो मैंग्रोव वन हमारा विविधता को क्या करता है, बनाए रखता है, बिल्कुल सही।
मैंग्रोव आम प्रदान करते हैं। तो क्या दोस्तों जो दलदली क्षेत्र होगा वहां पे आम का पेड़ को हम लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैंग्रोव बाढ़ रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। शहरीकरण के कारण मैंग्रोव नष्ट हो रहे हैं, हाँ ये भी सही है। लेकिन दोस्तों मैंग्रोव वन में आम का पौधा यानी कि जो बड़े बड़े पौधे हैं दोस्तों, पेड़ वहां पे नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि वो मैंग्रोव वन जो होता है वो नमी वाला क्षेत्र होता है। तो वहां पे बड़े पेड़ को नहीं लगा सकते, बल्कि छोटे छोटे पेड़ या तो झाड़ियां होती है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, मैंग्रोव हमने क्या बताया कि जो नदियों द्वारा या तो तटीय क्षेत्र में जो डेल्टा का निर्माण करता है वही क्या होता है, हमारा मैंग्रोव वन कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैंग्रोव वन की बात करें तो हम एक चीज जानते हैं दोस्तों, ये हर कोई जानना अगर जो पढ़ रहा है वो हर कोई जानता होगा कि सुंदरवन डेल्टा जो है, सुंदरवन डेल्टा जो है वो क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा है। दुनिया की दुनिया की क्या है, सबसे बड़ी डेल्टा है। क्या है, सबसे बड़ी डेल्टा है। सबसे बड़ी डेल्टा है, और ये क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी डेल्टा है। सबसे बड़ी डेल्टा है वो हमारा क्या है, सुंदरवन है। तो सुंदरवन जब दोस्तों हमारा सबसे बड़ी डेल्टा है, तो जाहिर सी बात है कि वही तो हमारा मैंग्रोव वन होगा, क्योंकि डेल्टा का निर्माण कहाँ से होता है, नदियों से थ्रू से होता है, जो मिट्टी मिट्टी कटाव के कारण जो तट मुहाने पर छोड़ देता है वो हमारा क्या कहलाता है, डेल्टा कहलाता है। तो सुंदर वन क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव वन के तहत है? मैंग्रोव वन के तहत है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें ऐसे ऑप्शन को छांटना पड़ेगा जो हमारा क्या होगा, तटीय क्षेत्र के ज्यादा, जो ज्यादा तटीय क्षेत्र को घेरता हो। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो हमने क्या देखा कि सुंदरवन डेल्टा की बात करें, सुंदरवन डेल्टा की बात करें तो वो हमारा कौन सा राज्य में है, भारत के किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में है। कौन सा राज्य में है, पश्चिम बंगाल में, जो गंगा नदी के द्वारा बनाया जाता है। गंगा नदी के द्वारा बनाया जाता है, ये किसके द्वारा बनाया जाता है दोस्तों, गंगा नदी के द्वारा बनाया जाता है। गंगा नदी के द्वारा, गंगा नदी दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी होता है वो भी बनाता है। यानी कि ये सुंदरवन डेल्टा का भागीदारी किसका था, गंगा नदी तो होता ही है, साथ ही साथ क्या होता है दोस्तों, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी इसमें सहायक होता है। तो इसके नदी के बारे में जब हम पढ़ेंगे दोस्तों, तब हम आराम से ज्योग्राफी में देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों पश्चिम बंगाल क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक सबसे बड़ा क्षेत्र है तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा है। तो सबसे सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पे होगा, हमारा पश्चिम बंगाल में ही होगा। भारत में डैश को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है, ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पे दोस्तों हम एक चीज और बता देते हैं, हमारी भारत में नदियां दोस्तों, जैसे कि हमारा ये क्या है दोस्तों, भारत का निचली साउथ भारत है, दक्षिण भारत का हिस्सा है, इधर ही हमारा गुजरात होते हुए इधर उधर हमारा बनता है भारत। बाकी दोस्तों हम इधर पहले चर्चा करते हैं। तो नदियां हमारा दोस्तों, बहुत सारी नदियां हैं जो इधर से गिरती है, क्या करता है, इधर से गिरती है, और बहुत सारी नदियां हैं जो इधर से गिरती है, इधर से होते हुए गिरती है। तो जो नदियां पूर्वी घाट पे, जो नदियां पूर्वी घाट पे गिरता है, वो अधिकतर नदियां क्या करता है, डेल्टा का निर्माण करती है। अधिकतर नदियां डेल्टा का निर्माण करती है, और इधर से हमारे जितने भी नदियां होगा ये, वो क्या करता है, ज्वारीय वन सॉरी अनकी एस्चुरी का निर्माण करता है, या तो ज्वारीय का निर्माण करता है। क्या करता है, एस्चुरी का निर्माण करता है, या तो ज्वारीय का निर्माण करता है। तो एस्चुरी वन हमारा जो होगा दोस्तों, वो भी क्या होगा, नमी वाले क्षेत्र में ही पाया जाएगा। क्या होगा, नमी वाले क्षेत्र में ही ज्वारीय वन पाया जाएगा, क्योंकि क्योंकि दोस्तों ज्वार और भाटा हमारा आएगा तो कहाँ पे आएगा, समुद्र में आएगा। तो समुद्र में आएगा तो समुद्र के किनारे से हमारा नमी होना चाहिए, या तो नदी से के थ्रू से आ सकता है। तो ज्वारीय वन हमारा जो पाया जाएगा वो सूखा क्षेत्र में नहीं पाया जा सकता है। तो शुष्क भूमि कैंसिल हो गया। पर्वतीय जंगलों में तो दोस्तों अगर ज्वारीय वन की बात करें तो जंगल में कहाँ से हमारा होगा वो, क्योंकि वहां पे तो हमें नमी चाहिए, तटीय क्षेत्र चाहिए, तो तटीय क्षेत्र तो जंगल में होगा नहीं। रेगिस्तानी जंगलों में, तो रेगिस्तान जंगलों में भी नहीं होगा। यानी कि झीलों में जो होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि ज्वारीय वन पाया जाएगा।
सुंदरवन विश्व के टाइडल हेलोफाइटिक जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है। तो क्या है दोस्तों, हमारा मैंग्रोव वन है। हमारा क्या है, मैंग्रोव वन है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो चीज जानने योग्य बात है। तो यहाँ पे दोस्तों दो चीज हम देखेंगे। यहाँ पे क्या पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, तो दो चीज दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। तो देखिए दोस्तों, अगर जैव विविधता की बात करें तो वो 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई को। और पर्यावरण दिवस की बात करें दोस्तों तो ये 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ पे जैव विविधता के बारे में पूछा गया है, तो बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 5 जून। दोस्तों यहाँ पे गलती भी नहीं करना है, गलती से नहीं मारना है। तो यहाँ पे पर्यावरण दिवस हमारा क्या होता है, 5 जून को मनाया जाता है। और जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 1982 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे समुद्री संरक्षण के लिए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? घोषित किया गया था। तो देखिए दोस्तों, अगर हम समुद्री समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, तो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की बात करें दोस्तों तो ये हमारा कहाँ पे है, गुजरात की है। कहाँ की है? गुजरात में है। तो गुजरात की नक्शा की बात करें दोस्तों तो ये देखिए, ये हमारा क्या होता है, गुजरात की ये कुछ इस प्रकार से नक्शा होता है। ये हमारा क्या होता है, गुजरात का कुछ इस प्रकार से नक्शा होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम दोस्तों देखिए, ये जो हमारा क्षेत्र है, यहाँ पे जो हमारा होता है, ये हमारा क्या कहलाता है, खंबात की खाड़ी कहलाता है। ये क्या कहलाता है, खंबात की खाड़ी कहलाता है। क्या कहलाता है, खंबात की खाड़ी कहलाता है। और ये जो क्षेत्र हमारा होता है दोस्तों, यहाँ पे ये बीच वाला, वो क्या कहलाता है, कच्छ की खाड़ी कहलाता है। क्या कहलाता है, कच्छ की खाड़ी कहलाता है। कच्छ की खाड़ी कहलाता है। और इसी कच्छ की खाड़ी को दोस्तों, इसी कच्छ की खाड़ी को क्या कहा जाता है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। तो कच्छ की खाड़ी यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम दोस्तों हमने क्या देखा, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट, तो बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत में दोस्तों बहुत सारे टाइप आता है। जैसे कि देखिए, कुछ इस प्रकार से होता है। एक होता है रेड लिस्ट एनिमल। रेड लिस्ट एनिमल का मतलब क्या है दोस्तों, कि ऐसे जानवर जो खतरे में आ चुका है, वो विलुप्त होने वाला है। क्या है, वो विलुप्त होने वाला है। जानवर क्या होना, विलुप्त होने वाला है, जो क्या है, विलुप्त होने वाला है। और कुछ ऐसे होते दोस्तों, लिस्ट कंसर्न। लिस्ट कंसर्न जीव दोस्तों, लिस्ट कंसर्न का मतलब क्या है, कि ऐसे जीव का क्या है, खतरा बहुत कम है, तो वो क्या होता है, लिस्ट कंसर्न कहलाता है, रेड लिस्ट कहता है। इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारे लिस्ट होता है। जैसे कि हमारा एक एक्सटिंक्ट लिस्ट हो जाता है। एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है, विलुप्त की श्रेणी में। विलुप्त की श्रेणी में, कि ऐसे जीव जो विलुप्त हो चुका है, तो वो क्या है, हमारा डोडो बर्ड है जो विलुप्त हो चुका है। तो उसी प्रकार से दोस्तों एक बुक, रेड डाटा बुक जारी किया गया है, जिसके थ्रू से ये पता लगाया जाता है कि कौन से जानवर अभी खतरे के अंदर है, या किसकी जनसंख्या कम हो गया है और किसकी जनसंख्या बढ़ रही है, या किस प्रकार से जानवर को सुरक्षित किया जा सके। तो ये सारा का सारा एक बुक डाटा लिस्ट तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है, लिस्ट तैयार किया जाता है। जैसे कि दोस्तों हमने क्या देखा, कि टाइगर की संख्या भारत में कम हो रहा था, तो नामीबिया से क्या किया गया था, नामीबिया से पिछले पिछले मतलब 1-2 साल पहले क्या किया गया था, 4 ठो टाइगर लाया गया था। 4 ठो टाइगर लाया गया था, और एमपी के जो कूनो नेशनल पार्क है, वहां पे रखा गया है इसको। तो ये क्या है, वो डाटा के अनुसार ही पता चलता है कि कौन विलुप्त हो रहा है, या तो क्या है, सही स्थिति में कौन सा जानवर चल रहा है, जिसका विलुप्त होना सही है वो। तो अब यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन को हम देखते हैं।
यानी कि बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट का मतलब यही होता है। तो देखिए स्थानीय फूलों के पौधों और उनमें जुड़े खतरे बिल्कुल नहीं। तो फूल को क्या खतरा है दोस्तों? वनस्पतियों और जीव की विविधता। यहाँ पे दोस्तों विविधता हमारा बायोडायवर्सिटी से संबंधित नहीं है, बल्कि हॉटस्पॉट से संबंधित के बारे में बोला जा रहा है। कुछ प्रजातियां की फिलहाल विलुप्त की स्थिति आ चुकी है। तो यहाँ पे दोस्तों सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। में से कौन सा विकल्प आर्द्र भूमि या वेटलैंड के संरक्षण और चिर अस्थायी प्रयोग हेतु अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन संधि है, अंतरराष्ट्रीय संधि है? तो देखिए दोस्तों, अगर हम वेटलैंड की बात करें, वेटलैंड की बात करें दोस्तों, तो वेटलैंड का मतलब होता है आर्द्र भूमि। क्या होता है? आर्द्र भूमि। और इसी आर्द्र भूमि के नाम से दोस्तों रामसर सम्मेलन किया गया था। रामसर सम्मेलन किया गया था। रामसर सम्मेलन किया गया था। तो ये रामसर सम्मेलन का मतलब क्या है दोस्तों? ये रामसर क्या है? रामसर एक जगह है। रामसर क्या है? जगह है। और ये जगह है कहाँ? यानी कि रामसर एक क्या है? शहर है। जगह का क्या मतलब है? रामसर एक क्या है? शहर है। क्या है? शहर है। लेकिन ये शहर है कहाँ का? ये शहर है कहाँ का? तो ये शहर कहाँ का है? ईरान का है। क्या है? ईरान का है। और इसी रामसर के स्थान पर ही क्या किया गया था? ये मीटिंग रखा गया था, यानी कि ये सम्मेलन रखा गया था। और ये सम्मेलन का डेट क्या था दोस्तों? 2 फरवरी 1971 को रखा गया था। क्या कब रखा गया था? 2 फरवरी 1971 को रखा गया। लेकिन ये पूर्ण रूप से इस सम्मेलन को अगर लागू कब किया गया? पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से लागू की बात करें तो लागू कब किया गया? ये 1975 में लागू किया गया। कब लागू किया गया? ये 1975 में लागू किया गया। तो वेटलैंड का मुख्य हमारा किससे संबंधित है? रामसर सम्मेलन से संबंधित है। इसीलिए दोस्तों बहुत सारे ऐसे आर्द्रभूमि जगह है जिसे रामसर साइट के नाम से जाना जाता है। रामसर साइट के नाम से जाना जाता है, या वेटलैंड के नाम से, या आर्द्रभूमि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। डैश 2016 में वर्ल्ड वेटलैंड डे के लिए विषय था। विषय था, देखिए दोस्तों, विषय का मतलब क्या है दोस्तों? कोई थीम रखा जाता है। जब कोई काम शुरू किया जाता है तो एक मोटिवेशनल क्वोट रखा जाता है कि हाँ इस मकसद से हम ये काम हमें करना है। तो एक थीम रखा जाता है। तो वो थीम क्या था ये पूछा गया है। वो थीम क्या था ये पूछा गया है। तो वो थीम दोस्तों क्या था? चिर अस्थाई आजीविका। क्या था? चिर अस्थाई आजीविका। यानी कि ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विश्व वेटलैंड दिवस, वेटलैंड डे हर साल डैश फरवरी को मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा? हमने अभी पिछले में क्या देखा कि 2 फरवरी 1971 को क्या किया गया था? 2 फरवरी 1971 को क्या किया गया था? रामसर सम्मेलन किया गया था। रामसर सम्मेलन किया गया था। और उसी सम्मेलन से दोस्तों इस 2 फरवरी को लिया गया है। इस 2 फरवरी को लिया गया है और उसे क्या है? आर्द्र, यानी कि वर्ल्ड आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि के, आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। आर्द्र भूमि दिवस या वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिमलीपाल जैवमंडल रिजर्व जो जैव विविधता के संरक्षण एवं वैकल्पिक आजीविका का संवर्धन करता है। तो देखिए दोस्तों, सिमलीपाल की बात करें तो वो कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो सिमलीपाल में दोस्तों जो नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं हम लोग। सिमलीपाल में दो चीज, तीन होता है दोस्तों। एक भीतरकनिका, भीतरकनिका, और एक सिमलीपाल, सिमलीपाल, और एक होता है दोस्तों नंदन कानन, नंदन कानन। तो ये वहां पे क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट कुछ टर्म हो जाते हैं, नेशनल पार्क से संबंधित है ये। तो यहाँ पे उड़ीसा क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा भारत का अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे बात करें, अगर यहाँ पे हम बात करें दोस्तों, तो क्या है वो? यानी कि बायोस्फीयर की रिजर्व नहीं है, तो वो नल्ला मलाई नहीं है। क्या है? नल्ला मलाई जो है वो अधिसूचित बायोस्फीयर नहीं है। तो ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। अब हम दोस्तों वैश्विक प्रयास यानी कि पर्यावरण संरक्षण के लिए दोस्तों कब कब कौन से कदम उठाए गए और कौन सा मीटिंग कब कहाँ किया गया, तो उनसे संबंधित दोस्तों हम क्वेश्चन को देखेंगे। यानी कि दोस्तों कब कब मीटिंग कब, यानी कि दोस्तों पर्यावरण के संरक्षण के हित में कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, तो ये ग्लोबल इफर्ट्स लिया गया। तो ये ग्लोबली यानी कि पृथ्वी में जो भी देश है वो सारे देश ने सम्मेलन, बहुत अनेकों प्रकार का सम्मेलन किया कि पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए, संरक्षित रखा जाए, बचाया जाए और साथ ही साथ जितने भी जीव जंतु हैं उनको संरक्षित रखा जाए। तो कौन कौन से कब सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन के बारे में दोस्तों क्वेश्चन को अब हम देखेंगे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसका, 1972 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान सतत विकास के उद्देश्य से पारित एक घोषणा एजेंडा 21। 21 का अर्थ क्या है, 21 का अर्थ क्या है? तो देखिए दोस्तों अगर 21 की बात करें तो यहाँ पे ये एक एजेंडा 21 क्या है, तो 21 क्या है दोस्तों, 21 का मतलब क्या है, 21वीं शताब्दी है। क्या है 21 का मतलब क्या है, 21वीं शताब्दी है। क्या है 21वीं शताब्दी है। अब दोस्तों यहाँ पे पृथ्वी शिखर सम्मेलन की बात करें तो ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब किया गया था, तो ये 1992 में किया गया था। यहाँ पे लिखा हुआ है 1992 में किया गया था, 1992 में किया गया था। और कहाँ पे किया गया था दोस्तों, तो ये रियो डी जेनेरियो में किया गया था। कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो है, तो रियो में आने की किया गया था, इसीलिए दोस्तों रियो डी जेनेरियो में किया गया था, इसीलिए इसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों रियो कहाँ पर है, तो रियो हमारा कहाँ पर है, ब्राजील में है। कहाँ पर है, ब्राजील में है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम CFC उत्पादन को डैश के स्तरों पर सीमित करने के लिए सर्वानुपाती प्राप्त करने में सफल रहा, यानी कि एग्रीमेंट में क्या रहा, सफल रहा, एग्रीमेंट में सफल रहा। तो वो हमारा कौन सा ईयर था, वो हमारा कौन सा ईयर था, तो वो हमारा क्या था दोस्तों, 1986 था। क्या था, 1986 था। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रभावित लोगों की संख्या के मामले में कौन सा महाद्वीप ग्लोबल वार्मिंग से सर्वाधिक पीड़ित होगा, सर्वाधिक पीड़ित होगा? तो देखिए दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग से वही पीड़ित होगा जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। जो क्या है, समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, वो ज्यादा प्रभावित होगा। तो उत्तरी अमेरिका की बात करें दोस्तों, तो देखिए दोस्तों जहां तो उत्तरी आने के दोस्तों जहां पे हमारा ग्लोबल वार्मिंग जब होगा दोस्तों, तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, जैसे कि देखिए टेम्परेचर बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग हो गया हमारा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइस हमारा क्या होगा, आइस जो होगा वो पिघलना शुरू होगा। और आइस हमारा जैसे पिघलना शुरू होगा तो जो पानी का लेवल है समुद्र का, वो पानी का लेवल यानी कि वाटर लेवल क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा। वाटर लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो नुकसान किसे होगा, तो नुकसान कौन होगा, जो समुद्र के तटीय के किनारे बसा होगा वही तो, उसी को तो नुकसान ज्यादा सहना पड़ेगा। तो देखिए तो एशिया जो है हमारा क्या है, ज्यादा प्रभावित पड़ेगा इसको। महासागरों के स्तर में वृद्धि होगी तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। यूएनईपी का पूर्ण रूप क्या है, यूएनईपी का दोस्तों फुल फॉर्म पूछा गया है। तो यूएन का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड। जैसे कि देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन को देखते ही छाड़ सकते हैं। देखिए जैसे जैसे यूनाइटेड, इसमें भी यूनाइटेड यूनाइटेड यूनाइटेड, तो तीनों क्या होगा, यूनाइटेड होगा पक्का है। नेशंस 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 नेशंस, सब में नेशंस है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एजुकेशनल नहीं होगा, एजुकेशनल नहीं होगा। तो दो ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे हमारा, कैंसिल आउट हो गया। दो ऑप्शन क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे इन इक्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट है, यानी कि इन्वायरमेंट से संबंधित होगा, पर्यावरण से संबंधित होगा। तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है। क्या होता है, प्रोग्राम होता है। तो यहाँ पे प्लानिंग वाला नहीं बल्कि प्रोग्राम वाला होगा। तो डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध वैश्विक पर्यावरण समस्याओं को कम करने से है, समस्याओं को कम करने से है? तो वो हमारा क्या है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन से। ये ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर की गई घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दी गई, मंजूरी किस वर्ष दी गई, तो वो हमारा कब दी गई दोस्तों, 1992 में दी गई थी। 1992। अभी कुछ पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा दोस्तों, जो पृथ्वी का शिखर सम्मेलन हम लोगों ने देखा दोस्तों, तो 1992 को क्या किया गया था, पृथ्वी का शिखर सम्मेलन किया गया था। तो यहाँ पे हमारा ए नंबर का ही क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला आधिकारिक आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय कदम निम्नलिखित में से कौन सा था, तो वो हमारा दोस्तों स्टॉकहोम सम्मेलन था। क्या था, स्टॉकहोम सम्मेलन था। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो स्टॉकहोम सम्मेलन की बात करें दोस्तों, तो ये कब किया गया था, 5 जून 5 जून 5 जून 1972 को दोस्तों स्टॉकहोम सम्मेलन किया गया था। अब स्टॉकहोम है कहाँ पे दोस्तों, तो स्टॉकहोम कहाँ पर है, ये स्वीडन में है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन का क्या मतलब, तो स्टॉकहोम ये जगह का नाम है, और ये जगह कहाँ पर है, स्वीडन में है। तो दोस्तों हमें वहां पे दोस्तों 5 जून 1971 से जो लिया था दोस्तों, तो वो 1971 से हमारा पर्यावरण दिवस नहीं लिया गया था, बल्कि 1972 से लिया गया है। बल्कि क्या किया गया है, 1972 से 5 जून को हमारा पर्यावरण दिवस लिया गया है। तो वहां पे दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे हमारा 5 जून यहाँ से लिया गया है पर्यावरण दिवस का, पर्यावरण दिवस का ये इस 5 जून से लिया गया है। स्टॉकहोम सम्मेलन से ही पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मेजबान देश कौन सा है, मेजबान देश कौन सा है, तो वो हमारा कौन था दोस्तों, भारत था। मेजबान का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे कि कोई क्रिकेट मैच होता है, तो जिस देश में जाके खेला जाता है तो उस देश को मेजबान देश बोला जाता है। तो इस बार का जो मेजबान 2018 का मेजबान देश कौन था, भारत था पर्यावरण दिवस के लिए। 1992 में ब्राजील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यानी कि अनसेड को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो 1992 में हमारा क्या हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाएगा। तो बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रियो पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था, तो 1992 में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन की बात करें दोस्तों, तो 1992 में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है, किसे जाना जाता है, तो देखिए दोस्तों पृथ्वी का शिखर सम्मेलन हमारा कहाँ पे हुआ है, रियो डी जेनेरियो में हुआ है, इसलिए इसे रियो शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। 1992 में हुआ है ये। तो डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, किस वर्ष में पारित किया गया था, तो वो हमारा क्या है दोस्तों, कब पारित किया गया था, 1986 में। कब पारित किया गया था, 1986 में पारित किया गया था। आगे दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अनुच्छेद देखिए, आर्टिकल आर्टिकल 253 आर्टिकल 253 को दोस्तों ऐड किया गया था इस 1986 में पर्यावरण संरक्षण के लिए। इनमें से इनमें से कौन गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार या ग्रीन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है, विजेता नहीं है। तो देखिए दोस्तों इनमें से अगर हम बात करें, तो इनमें से हमारा मेघा पाटकर ने भी जीता है ये पुरस्कार अवार्ड, चंपा देवी शुक्ला ने भी जीता है, रमेश अग्रवाल ने भी जीता है, लेकिन वंदना शिवा ने क्या किया है, ये इसका पुरस्कार या विजेता नहीं है। तो डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। आर्थिक विकास को पारिस्थितिक उत्तरदायित्व के साथ जोड़ने वाले विकास के दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है, विकास को दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है, तो उसे दोस्तों सतत विकास कहा जाता है, ये हम पहले जान चुके हैं। सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित जिसे जिसे ब्रॉटलेट कमीशन भी कहा जाता है, ब्रॉटलेट कमीशन भी कहा जाता है। तो ये इसका फुल फॉर्म क्या है, यानी कि दोस्तों इस WCED का फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया है, फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया है। तो इसका इस WC का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, वर्ल्ड कमीशन वर्ल्ड कमीशन वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट,
इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे दोस्तों वर्ल्ड कमीशन, वर्ल्ड कमीशन, वर्ल्ड कमीशन सब में है। तो एनवायरमेंटल कैसा हो सकता है, ये एजुकेशनल होगा ही नहीं, इकोलॉजिकल होगा ही नहीं, तो एनवायरमेंटल यानी कि डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सहज विकास लक्ष्य जिम्मेदारी पूर्ण खपत और उत्पादन से संबंधित है, उत्पादन से संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों SDG 12 संबंधित है, SDG 12 संबंधित है। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एजेंडा 21 डैश में अनुशंसित प्रक्रियाओं का एक समूह है, प्रक्रियाओं का समूह है। तो एजेंडा 21 की बात करें दोस्तों, तो हमने क्या देखा था, एजेंडा 21 की बात करें तो हमने क्या देखा था, ये कहाँ पे पारित हुआ था। तो एजेंडा 21 जो हमारा हुआ था वो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन में, सम्मेलन। और कब हुआ था, 1992 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, रियो में हुआ था, इसीलिए इसे रियो सम्मेलन भी कहते हैं। अब रियो कहाँ है, रियो हमारा ब्राजील में है। कहाँ पर है, ब्राजील में है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP को किस वर्ष CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर शिखर स्थिर करने संबंधित समझौते पर आगे बढ़ने में सफलता हासिल हुई थी, आगे बढ़ने में सफलता हासिल हुई थी। तो वो हमारा क्या है दोस्तों, 1987 में, यानी कि एक साल जस्ट बाद हासिल हुआ था। तो सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य डैश को कम करना है, डैश को कम करना है। तो ग्रीन गैस हाउस को दोस्तों, यानी कि ग्रीन गैस को कम करना है, ग्रीन गैस उत्सर्जन जो होता है उसे कम करने का उद्देश्य रखा गया था। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या है दोस्तों, जो हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह होता है या कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस गैस कहलाता है। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए बात कर रहा है, किया जा रहा है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पर्यावरणीय संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी क्षेत्रों में भारत के वैश्विक नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए इनमें से किस संगठन ने भारत को 5 जून 2018 को आयोजित किए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस के लिए वैश्विक मेजबान के तौर पर चुना गया था। तो यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर के इस लंबा चौड़ा में पूछा गया है कि उसका थीम क्या रखा गया था, या स्लोगन उसका क्या रखा गया था, स्लोगन उसका क्या रखा गया था, ये पूछा गया है। स्लोगन क्या रखा गया था, ये पूछा गया है। तो इसका स्लोगन क्या था दोस्तों, यानी कि दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का कार्यालय यानी कि दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। उस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जो वनोन्मूलन के खिलाफ आरंभ हुए जन आंदोलन के संस्थापक है, जन आंदोलन के संस्थापक है। तो वो हमारा कौन है दोस्तों, वंगारी मथाई है। कौन है, वंगारी मथाई। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। भारत ने डैश में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और अपना समर्थन दिया, अपना समर्थन दिया। तो वो दोस्तों अगस्त 2002 में दिए थे। यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना क्लोज क्लोज ऑप्शन दिया गया, 2002 सब में दिया गया, लेकिन एग्जैक्ट मंथ को पूछा गया है। तो यहाँ पे अगस्त मंथ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त वन प्रबंधन की विशेषता नहीं है, की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा इसे 1988 में शुरू किया गया था, बिल्कुल शुरू किया गया था। यह केंद्र सरकार की पहल है, नहीं दोस्तों केंद्र सरकार की पहल ये नहीं है। इसमें स्थानीय समुदाय शामिल है, बिल्कुल शामिल है। यह कार्यक्रम निम्नलिखित वनों में प्रबंधन और बहाली के लिए किया गया है, बिल्कुल सही। यानी कि दोस्तों बी नंबर का क्या है, गलत है। तो सही आंसर बी नंबर का ही हो जाएगा। समझौते को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था, हस्ताक्षर के लिए रखा गया था। तो वो 22 अप्रैल 2016 को,
22 अप्रैल 2016 को रखा गया था। इनमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इसका उद्देश्य पूरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है? तो यहाँ पे हमारा क्या होगा दोस्तों, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज सही आंसर हो जाएगा। वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन देश की एक पहल है, देश की एक पहल है। तो यहाँ पे दोस्तों वो डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो यूरोपीय संघ का एक पहल था, यूरोपीय संघ का एक पहल था। जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर वार्ता करने के लिए किस देश ने दुनिया की पहले अंडर वाटर कैबिनेट बैठक का आयोजन किया था? किस देश ने किया था? तो वो हमारा कौन सा देश है दोस्तों, मालदीव है। कौन है? मालदीव है। क्योटो प्रोटोकॉल इनमें से किस देश पर लागू नहीं होता है? किस देश पर लागू नहीं होता है? तो वो क्या है दोस्तों, यूएसए, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका पे ये लागू नहीं होता है। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ था? तो प्रभावी होने की बात करें दोस्तों तो ये 2005 में प्रभावी हुआ था। बहुत सारे देश क्योटो प्रोटोकॉल का अनुसरण कर रहे हैं, जो उन्हें कार्बन उत्सर्जन की मात्रा में कटौती करने को बाध्य करता है। यह प्रोटोकॉल कहाँ पर आधारित हुआ था? कहाँ पर आधारित हुआ था? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जब क्योटो प्रोटोकॉल है तो क्योटो प्रोटोकॉल जापान में आयोजित किया गया होगा। जब जगह जहां पर है वही ना किया जाएगा, तो ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा। क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब आयोजित किया गया? कब आयोजित किया गया? तो वो दोस्तों 1997 को आयोजित किया गया, 1997 को आयोजित किया गया, लेकिन 2005 में ये प्रभावी हुआ था। संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? स्थापना कब की गई थी? तो दिसंबर 1970 को की गई थी। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था? कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था? तो वो दोस्तों विकसित देश 2000 तक पूरी तरह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। विकसित देश, सिर्फ विकसित देश के लिए था, विकसित देश के लिए था दोस्तों। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ओजोन अवक्षय पदार्थों के विसर्जन को ओजोन अवक्षय पदार्थों के विसर्जन को घटाने से संबंधित विशेष नियंत्रण रणनीतियों के तहत की गई वैश्विक समझौते को डैश अपनाया गया। तो वो हमारा दोस्तों जो कब अपनाया गया था, तो वो हमारा मॉन्ट्रियल विज्ञप्ति के द्वारा, यानी कि मॉन्ट्रियल विज्ञप्ति सम्मेलन के द्वारा। तो बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। मॉन्ट्रियल से लेख या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लक्ष्य है, प्रोटोकॉल का लक्ष्य इसमें है। तो देखिए दोस्तों, इसका मेन लक्ष्य क्या है, जो ओजोन लेयर को अवक्षय को तत्वों को कम करना। तो ओजोन लेयर तत्वों का अवक्षय का कम करना, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करना, उत्पादन कम करना। तो ये कौन करेगा? विकसित देश जो हो चुका है उसका इस्तेमाल कम करेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि 2008 में शुरू की गई थी और कब समाप्त हुई थी? और कब समाप्त हुई थी? तो ये दोस्तों 2012 में, यानी कि 4 साल के बाद ये समाप्त कर दिया गया था। 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में बिल गेट्स के स्वच्छ ऊर्जा क्रांति में तेजी लाने के लिए किस वैश्विक पहल की घोषणा की गई थी? किस वैश्विक पहल की घोषणा की गई थी? तो मिशन अभिनव का घोषणा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये हमारा दोस्तों जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया था, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये कब लॉन्च किया गया दोस्तों? 2015 को ये लॉन्च किया गया था, नवंबर 2015, नवंबर गया है। सीईआर का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो सीईआर का दोस्तों फुल फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा? सर्टिफाइड, सी से क्या हो जाएगा? सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन, इमिशन रिडक्शन। तो ए नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। WWF रोशनी कम करते हुए बंद करते हुए
हर वर्ष अर्थ अर्थ आवर अर्थ आवर अर्थ आवर आयोजित करता है, अर्थ आवर आयोजित करता है, तो वो अस्थायी विश्व बनाने हेतु वैश्विक समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। प्रधानमंत्री की आबोहवा आबोहवा परिवर्तन परिषद में डैश सदस्य शामिल है, डैश सदस्य शामिल है, तो 18 सदस्य दोस्तों शामिल है। इनमें से कौन सिंगापुर में आयोजित वार्षिक राष्ट्रव्यापी पर्यावरण के प्रति जागरूकता तथा प्रत्यक्ष कार्यवाही को प्रोत्साहित करने वाला अभियान है, अभियान है, तो वो हमारा कौन सा है, तो वो हमारा क्या है, इको एक्शन दिवस है। क्या है, इको एक्शन दिवस, यानी कि ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, तो वो हमारा 2015 में दोस्तों जो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था, तो वो पेरिस में हुआ था। कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। विश्व जलवायु सम्मेलन को COP21 यानी कि 2015 के नाम से लोकप्रिय है। तो डैश में आयोजित किया गया था, यानी कि किस जगह पर आयोजित किया गया था, ये पूछा गया है। किस जगह पर आयोजित किया गया था, तो ये पूछा है, तो ये हमारा कहाँ पे किया गया है, पेरिस में आयोजित किया गया था। कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं, कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं, तो देखिए दोस्तों, कार्बन क्रेडिट की बात करें तो इसका मतलब होता है कि यह अनुमति दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जन उत्सर्जित किए गए के आधार पर संस्था को सम्मानित किया गया क्रेडिट होता है। इसका कारोबार भी किया जा सकता है, तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। IPCC का पूरा रूप क्या है, यानी कि दोस्तों इसका फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया है, फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, तो बी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2018 में ग्रीन गुड्स डीड्स अभियान शुरू किया, ग्रीन गुड्स डीड्स अभियान शुरू किया, तो वो हमारा दोस्तों पर्यावरण की बात है, तो पर्यावरण ही कर से द्वारा किया जाएगा, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। राष्ट्रीय जल मिशन जलवायु परिवर्तन का राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत गठित किया गया है और इसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किस साल शुरू किया गया किस साल शुरू किया गया था, तो ये हमारा दोस्तों 2008 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, 2008 में शुरू किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, स्टॉकहोम सम्मेलन से सही मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम क्या नाम था, घोषित थीम का क्या नाम था, यानी कि थीम का बारे में दोस्तों पूछा जा रहा है, थीम के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो हमारा थीम क्या था, जैव विविधता था। क्या था, जैव विविधता था। विश्व पर्यावरण दिवस 2016 की विषय वस्तु क्या है, यानी कि थीम क्या रखा गया था, 2016 में पर्यावरण दिवस का थीम क्या रखा गया था, थीम क्या रखा गया था, तो वो हमारा थीम क्या था दोस्तों, वन्य जीव में अवैध व्यापार के लिए शून्य सहन, तो सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, तो वो हमारा क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल है। UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म पूछा गया है। UNFCCC का पूरा नाम क्या है, का पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम उसका क्या है दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ए नंबर का ही क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। NFCCC का मुख्यालय कहाँ है, तो वो हमारा कहाँ है दोस्तों, बॉन में है। कहाँ है, बॉन में है। अब ये बॉन कहाँ है दोस्तों, तो बॉन हमारा कहाँ पर है, जर्मनी में है। बॉन कहाँ पर है, जर्मनी में है, तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
तो आज के दोस्तों हमारे इतने सवाल थे। तो इसमें दोस्तों ज्यादा कंसेप्ट वाले कुछ थे नहीं, बल्कि डेट याद रखना था कि कौन सा सम्मेलन कब कहाँ हुआ था। तो इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत था ही नहीं। तो तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल हुआ होगा। तो अगर दोस्तों हेल्पफुल हुआ हो रहा है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार आए हैं तो, और कमेंट अवश्य करें दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।